प्रतिभा सिंह ने बुधवार को शिमला होली लॉज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान जहां उन्होंने वीरभद्र सिंह के नाम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने उम्मीदवार बनाने के लिए जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी का आभार जताया है और इसी के साथ ही मंडी की जनता ने चुनाव के लिए प्रेरित करने पर ही चुनाव लड़ने की बात भी कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व की वीरभद्र सरकार द्वारा मंडी सहित प्रदेश में विकास किया और वीरभद्र सिंह भले आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे। इसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो अब हमने ये निर्णय किया है कि 8 तारीख को मैं अपना नामांकन पत्र भरने मंडी जाऊंगी और मंडी से ही अपना दौरा शुरू करूंगी। जो अन्य क्षेत्र है उनको भी वो जो एक क्षेत्र के बाद दूसरा लगता है, दूसरे के बाद जो तीसरा लगता है, इस तरीके का मेरा दौरा होगा ताकि हम समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सकें। जहां तक मुद्दों की बात है, आप सब इस बात से भली भांति परिचित है कि कांग्रेस पार्टी ने सदा विकास के नाम पर वोट मांगा। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे, ये कांग्रेस का नारा रहा है और हमने सदा जो काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के आधार पर लोगों से वोट मांगे। हम ये बात पे विश्वास नहीं करते कि हम जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटे और तब वोट हासिल करें। ये लोग जहां तक विपक्ष की बात है, भाजपा की बात है, इन्होंने जिस तरीके से आज महंगाई का मुद्दा है, जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है, जिस तरीके से हमारे किसान और बागवानों का मुद्दा है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए आज सरकार इनके लोगों को, आम जनता को मजबूर कर रही है कि वो धरने पे बैठे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद पार्टी महासचिव और केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारी मुकुल वासनिक ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं बीजेपी भी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है, इसका इंतजार सभी को है। वहीं कांग्रेस ने इसकी पहल कर बाजी मारी है। बता दें कि मंडी संसदीय सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को टिकट दिया गया है और अर्की विधानसभा सीट से संजय अवस्थी कांग्रेस का चेहरा होंगे। वहीं जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर को कांग्रेस ने टिकट दिया है और फतेहपुर से सुजान सिंह के पुत्र भवानी सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। प्रदेश में होने वाले 4 उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने ऑब्जर्वर तैनात कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की ओर से 39 नेताओं की सूची जारी की गई है, जिसमें मंडी में टिकट के दावेदार आश्रम शर्मा को भी मंडी से में ऑब्जर्वर लगाया गया है। साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र में कौल सिंह ठाकुर सहित 12 नेताओं को ऑब्जर्वर लगाया गया है। वहीं फतेहपुर में कांग्रेस ने जीएस बाली सहित 9 अन्य नेता शामिल हैं। वहीं जुब्बल कोटखाई में विप्लव ठाकुर सहित 11 नेताओं की तैनाती की गई है। और हिमाचल में भी उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और फतेहपुर उपचुनाव समन्वयक सतपाल सत्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस महंगाई का राग अलापना छोड़ दे। जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां महंगाई कम नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज शाम तक बीजेपी उम्मीदवारों के नाम जारी हो जाएंगे। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड को पैनल तय करने के लिए भेज दिया है। नंगल से आकर के लोग उन्ना के पेट्रोल पंप के ऊपर तेल भरवाते हैं आकर के, क्योंकि हमारे सस्ता है। तो इनसे पूछा जाए कि आपके पंजाब में महंगा क्यों है? आपकी गवर्नमेंट एक ही बची है, वो भी कैसी चल रही है वो सबको पता है। तो वहां कराए ना सस्ता जी। तो इसलिए सस्ता होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेट्रोल डीजल बड़ा आगे बढ़ गया है, वो कंट्रोल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों में काफी बढ़ोतरी हुई है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी भी आज स्कूटर का प्रयोग करता है, बाकी चीजों का प्रयोग करता है। उसके कारण महंगाई भी इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, कोई जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है ऐसा नहीं है। इनकी अपनी सरकारों में भी वैसा ही है, इनके राजस्थान में भी वैसा ही है, इनका पंजाब के अंदर भी वैसा ही है। एक आध गवर्नमेंट कोई और होगी, पता नहीं कहाँ है इनकी और गवर्नमेंट, तो वहां भी ऐसा ही होगा इनका। तो वहां का उदाहरण देना जी, इन्होंने कोई बड़े तीर मारे हों उनको।
और लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम मौत को लेकर पूरे देश में जहां किसान गुस्से में हैं, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार को निशाने में लिया है और देश भर में घटना के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और दोषियों की सजा की मांग कर रही है। वहीं एनएसयूआई ने भी शिमला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूंककर घटना की निंदा की है। इसके साथ ही एनएसयूआई ने घटना के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को सीधे तौर पर दोषी ठहराते हुए सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। वहीं घटना को लेकर एनएसयूआई ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है और घटना की जांच सिटिंग जज के करवाने की मांग भी की है। जिस तरीके से पिछले दिनों आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा, मोदी सरकार के एक मंत्री का बेटा किसानों को सरेआम, निर्दोष किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दे रहा है और ये बहुत अनैतिक है। एक लोकतांत्रिक देश में, हमारा देश संविधान पे चलने वाला देश है और उस देश में मोदी जी आज लखनऊ आते हैं महोत्सव मनाने के लिए, लेकिन उनके पास समय नहीं है लखीमपुर जाकर के उन किसान परिवारों से मिलने का। हमारी नेता को, प्रियंका गांधी जी को, जो सिर्फ उन किसानों से मिलना चाहती थी, उनको पिछले 36 घंटे से जेल में बंद करके रखा हुआ है और अनैतिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी की हुई है। एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सड़कों पर है और पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस लड़ाई को अंजाम तक लड़ेंगे और जब तक उन किसानों को उनका हक नहीं दिला देते हैं और उन दोषियों को उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम इसी तरीके से। और धान खरीद के लिए विभाग द्वारा पोर्टल तैयार किया गया है और आने वाले 2 दिन में इस पोर्टल को खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसकी जानकारी खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शिमला में दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल खोलने के बाद किसानों को फसल बेचने के लिए इनमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे जैसे किसान पंजीकरण करवाते रहेंगे उसी प्रकार खरीद भी होती रहेगी। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से हिमाचल सरकार 11 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू कर रही है और ये खरीद चिन्हित खरीद केंद्रों पर होगी। विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश के सभी खरीद केंद्रों का निरीक्षण कर लिया है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि किसानों को धान के उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए हिमाचल सरकार की खरीद भी एफसीआई के माध्यम से करेगी। लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर जो है किसानों से धान की खरीद करेगा और इसके लिए सरकार ने लगभग अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। हमारा एक विभाग के द्वारा, हमारे सिविल सप्लाई विभाग के द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है और उस पोर्टल में किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होगी वैसे वैसे ही उसमें परचेजिंग शुरू हो जाएगी। अभी परसों से हमारा ये पोर्टल खुल जाएगा। किसान धान की फसल का अपना रजिस्ट्रेशन वहां करा सकते हैं और उसके बाद हमारी योजना है कि हम 11 अक्टूबर से इस धान की खरीद को शुरू। सिंसा गांव में एक अनोखा मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता है कि इस देवी के मंदिर में निसंतान महिलाओं के फर्श पर सोने से संतान की प्राप्ति होती है। इस मंदिर को संतान दात्री मंदिर भी कहते हैं। आपको बता दें कि संतान दात्री माता सिंसा मंदिर में 7 अक्टूबर वीरवार से शुरू हो रहे शरद नवरात्रों के लिए मंदिर कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं शारदा माता मंदिर में आपको बता दें कि प्रधान संतान दात्री माता सिमसा मंदिर में 7 अक्टूबर वीरवार से शुरू हो रहा है, जहां पर शरद नवरात्रों के लिए मंदिर कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं शारदा माता मंदिर कमेटी प्रधान विनोद राय ने कहा है कि मंदिर कमेटी ने एक बैठक की जिसमें शारदा माता कमेटी ने प्रशासन के साथ चलकर यह निर्णय लिया है कि धरने में बैठने वाली महिलाओं को बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी गई है। मंदिर कमेटी इस बार भी, जैसे कि ये कोविड के चलते हुए जो नियम सरकार की जो एसओपी थी उसी के तहत जो है इस बार भी कार्य प्रणाली अपनी कर रही है कि मंदिर में धरने पर कोई भी महिलाएं जो है वो नहीं पड़ेंगी। भंडारे जो है वो इस बार भी बंद रखे गए हैं ताकि इस कोविड को बढ़ावा ना दिया जाए। साथ ही श्रद्धालु जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने हाथों को सैनिटाइज करते हुए और माता रानी के मंदिर परिसर में अपने माथा
शीश नवाएंगे, माथा टेकेंगे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बाहर निकल जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में किसी को भी जाने की, पुजारी के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। साथ ही लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस किसी को भी कोई बुखार या कोई ऐसे लक्षण दिखें। और शिमला शहर की कच्ची घाटी में बीते दिनों जमींदोज हुए भवन के बाद अब नगर निगम शिमला हरकत में आया है। कच्ची घाटी घटना के बाद मामले की जांच के लिए निगम की ओर से बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नगर निगम आयुक्त को सौंप दी है। वहीं सोमवार को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नगर निगम आयुक्त को सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने कच्ची घाटी क्षेत्र के 4 भवनों को तोड़ने की सिफारिश की है, जबकि रिपोर्ट में एक भवन का अनसेफ भी घोषित किया गया है। इन 4 भवनों में 2 भवन जमींदोज हुई इमारत के साथ लगते हैं और वहीं जबकि 2 अन्य भवन जमींदोज हुई इमारत से नीचे की ओर पड़ते हैं। वहीं कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए अब निगम ने भी इन भवनों को तोड़ने का फैसला लिया है। निगम ने इन 4 भवनों में से 2 भवनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जैसे कच्ची घाटी में 2 बिल्डिंग्स कोलैप्स की थी, उसके उपरांत सरकार ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी ने एक 3 मेंबर्ड कमेटी बनाई थी, जिसमें डीसी साहब थे और डीसी साहब हैं, डायरेक्टर टीसीपी व एमसी कमिश्नर हैं, और उन्होंने भी साइट इंस्पेक्शन की। उसके उपरांत एक हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है एमसी के अंदर, जिसमें कि टेक्निकल लोग हैं और उसमें एक्सियन हैं, हमारे एक्सियन एसजेपीएनएल के भी हैं और इसमें एपी हैं हमारे, और साथ ही हमने रिक्वेस्ट की थी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी, वहां से उनके एक जियोलॉजिस्ट भी इस कमेटी में थे। इस इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने कल डिटेल में इस एरिया का सर्वे किया। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।